हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्री पार्टिकल इनसाइड अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहा है और उस पार्टिकल का मास m है किसी एक वन डायमेंशनल बॉक्स में, तो उसका वेव फंक्शन क्या होता है एंड उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, इस बारे में हम लोग वेल नोन है। अब उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए हम बात करते हैं कि अगर एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास m है और वो पार्टिकल बाउंडेड है विद इन द बॉक्स, थ्री डायमेंशनल बॉक्स, तो उसका वेव फंक्शन क्या होगा, दैट मींस श्रोडिंगर वेव फंक्शन क्या होगा इन थ्री डायमेंशन एंड उस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, इस बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि अब हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब बॉक्स की डायमेंशन की बात करें तो बॉक्स का जो डायमेंशन है इट इज लोकेटेड ऑन द three axis, that is first dimension is located on the x axis, second dimension is located on the y axis and the third dimension is located on the z direction, and the particle जो हमारा पार्टिकल है वो inside the box with mass m freely move कर रहा है। अब पार्टिकल freely move कर रहा है inside the box, तो हमारे पास इसकी कंडीशंस होगी। कंडीशंस क्या होगी कि जो पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन द बॉक्स, तो पार्टिकल बॉक्स के अंदर होगा बट पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द और आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द बॉक्स। अगर इसको हम टेक्निकल वे में बोलें तो वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द वॉल्स और आउटसाइड द वॉल्स, इट कैन ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द वॉल्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर इनसाइड द बॉक्स होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इट इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि फ्रीली मूव कर रहा है। और अगर आउटसाइड द बॉक्स की बात करें हम लोग तो आउटसाइड द बॉक्स क्या होगी, इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, इसीलिए क्यों, क्योंकि वॉल्स के ऊपर से उसको एक फोर्स लगता है पार्टिकल को कि वो बॉक्स के अंदर ही रहे। अब सिमिलरली अगर हम वेव फंक्शन की बात करें, पार्टिकल के वेव फंक्शन की बात करें, तो जो वेव फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है इनसाइड द बॉक्स एंड डज नॉट एग्जिस्ट आउट द बॉक्स। तो इट एग्जिस्ट कहां एग्जिस्ट करता है, इनसाइड द बॉक्स। दैट मींस जीरो एंड ए के बीच में, जीरो एंड बी के बीच में, जीरो एंड सी के बीच में, इन तीनों के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इट कैन नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, कहां एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, जीरो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, जीरो एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, इन तीनों के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वेव फंक्शन डिराइव करते हैं। तो द थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन या थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय del square psi upon del x square plus del square psi upon del y square plus del square psi upon del z square plus twice of m e upon h cross square psi is equals to 0। अब ये जो है this is for free particle, ये free particle के लिए है, इसीलिए हमारा जो v है यहाँ पर e माइनस वी था, वहां पर v हम लोगों ने जीरो ले लिया पहले ही। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया वेव फंक्शन। अब एज वी नो दैट ये जो साई है, द वेव फंक्शन साई, ठीक है, इसमें ये बोल सकते हैं कि इन द वेव फंक्शन साई x y and z are independent of each other, independent of each other।
तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। सो वी कैन यूज मेथड ऑफ separation of variables. So we can write psi of x, y, z, it is equals to x जो है फंक्शन ऑफ x है, y फंक्शन ऑफ y है and z फंक्शन ऑफ z है. Let it be equation number 2. This is equation number first, this is equation number सेकेंड. यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई. अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे. साई यहाँ पर डाला, साई यहाँ पर डाला, साई यहाँ पर डाला एंड साई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया. जब हम लोगों ने इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो x, y एंड z, अब हमको पता है x फंक्शन ऑफ x है, y फंक्शन ऑफ y है, z फंक्शन ऑफ z है. यहाँ पर भी साई फंक्शन ऑफ x, y, z है, इसलिए लेंदी ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वेव फंक्शन साई लिखा है. अब यहाँ पर मैं सिर्फ x, y एंड z लिखूंगा क्योंकि हमको पता है x सिर्फ x का फंक्शन है, y y का है एंड z z का है. अब ये वेव फंक्शन जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये जो पहली टर्म है ये डिफरेंशिएट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे y एंड z कांस्टेंट हो जाएंगे. तो मैं इसको बाहर लिख दूंगा. तो पहली टर्म अगर मैं लिखना चाहूं तो ये जाएगा y z del स्क्वायर x अपॉन del x स्क्वायर, पहली टर्म. सिमिलरली सेकंड टर्म की बात करूं तो सेकंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू y है तो हमारा x एंड z जो है इट विल बी कांस्टेंट, तो हमारे पास सिर्फ y डिफरेंशिएट होगा तो प्लस x एंड z यहाँ पर del स्क्वायर y अपॉन del y स्क्वायर. सिमिलरली थर्ड वन ये z के रिस्पेक्ट में है तो x एंड y जो है कांस्टेंट, ये हो जाएगा del स्क्वायर z अपॉन del z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर x y एंड z. वेव फंक्शन z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. दिस इज इक्वल्स टू 0. नाउ डिवाइडिंग the equation by x, y, z, dividing above equation by x, y, z. इससे हम लोगों ने इक्वेशन को डिवाइड किया. जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, सेकंड टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म की बात करूं, फोर्थ, टोटल हमारे पास चार है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल हमारे पास चार टर्म्स है. इन चार टर्म्स में से अगर मैं पहले की बात करूं तो डिवाइड करेंगे x, y, z से तो y एंड z कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 अपॉन x del स्क्वायर x अपॉन del x स्क्वायर. सिमिलरली प्लस 1 अपॉन y del स्क्वायर y डिवाइडेड बाय del y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z del स्क्वायर z अपॉन del z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. अब फोर्थ में x y z है डिवाइडेड बाय x y z 1 हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमको पता है कि जो वेव फंक्शन साई है इंडिपेंडेंट ऑफ x y z है. इन तीनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखें तो ये इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं which are not dependent on each other. तो हम लोग जो है हर एक टर्म को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से इक्वेट कर सकते हैं. तो इक्वेटिंग each term of above equation by a constant. ठीक है. तो जब इक्वेट करते हैं तो पहली टर्म 1 अपॉन x del स्क्वायर x अपॉन del x स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू माइनस kx स्क्वायर. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा del स्क्वायर x अपॉन del x स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx स्क्वायर x. और वी कैन इसको हम लोग उधर लेके तो we can write del square x divided by del x square plus
के एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सॉरी इसको हम लोगों ने सेकंड आ गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब सिमिलरली सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म 1 अपॉन y del square y divided by del y square it is equals to minus ky whole square। इसको हम लोग लिख सकते हैं del square x अपॉन del del square y अपॉन del square y del y square it is equals to minus of ky square y that means del square y divided by del square y plus ky square y is equals to 0। Let it be equation number 5th। Similarly third term 1 upon z del square z upon del z square is equals to minus of kz square that means del square z upon del z square it is equals to minus of kz square z that means ये हो जाएगा del square z upon del z square plus kz square z it is equals to 0। Let it be equation number 6। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, यहां पर क्या किया, this is equals to minus kx square, this is equals to minus ky square, this is equals to minus of kz square। तो we can write from equation third, fourth, fifth, sixth, third, fourth, fifth and sixth इन चारों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के वाई स्क्वायर माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ twice of me upon h cross square, or we can write kx square plus ky square plus kz square it is equals to twice of me upon h cross square। यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग बाद में यूज करेंगे। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखो, अब इक्वेशन नंबर 4 जो है, इक्वेशन नंबर 4 जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन का हम जो सॉल्यूशन है वो क्या लिख सकते हैं, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, solution of equation 4th can be written as अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है एग्जैक्टली हम लोगों को मालूम है, जैसे हम लोगों ने वन डायमेंशनल बॉक्स में सॉल्यूशन निकाला था, कांस्टेंट्स थे, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट की थी वेव फंक्शन में। सिमिलर सेम मेथड भी यहीं पर फॉलो होगा। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ kx x प्लस b cos ऑफ kx x। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर a एंड b क्या है, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। a और b कांस्टेंट्स हैं तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते फाइंड करते हैं। अब इनकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन x डायरेक्शन में है, y में है और z में है। तीनों डायरेक्शन में हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। इन बाउंड्री कंडीशन को हम लोग अप्लाई करके a एंड b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन क्या है, वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन साई जो है, साई की बात करें। अब हम अगर सिंगल डायरेक्शन की बात करें तो सिंगल डायरेक्शन में हमारे पास x है, तो पहले डायरेक्शन में ये रहा हमारा वेव फंक्शन। तो जो ये पहला वेव फंक्शन है
ये 0 होगा। वेव फंक्शन कहाँ 0 होगा? बॉक्स याद करो, ये अगर ये हमारे पास बॉक्स है जिसमें कि पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, ये 0 है, ये x डायरेक्शन में जा रहा है और यहां से यहां तक इट इज a, ठीक है। तो वेव फंक्शन ये वाला 0 कहां होगा? ऑन x इज इक्वल टू 0 एंड ऑन x इज इक्वल टू a। तो वेव फंक्शन x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, पहली बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 8। सो फ्रॉम इक्वेशन 8 वी कैन राइट, क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू, वेव फंक्शन हो गया 0 आपका, और बाकी x इज इक्वल्स टू 0 है, सब्स्टिट्यूट करो, a sin ऑफ kx 0 प्लस b, सॉरी इट इज cos ऑफ kx 0, यहाँ 0 है तो ये पूरा 0, sin ऑफ 0 एंड cos ऑफ 0, sin ऑफ 0 इज 0 एंड cos ऑफ 0 इज 1, तो हमारे पास 0 इट इज इक्वल्स टू 0 प्लस b, दैट मींस b इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब पहले कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, b इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब जब b इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे पास वेव फंक्शन बचा x इज इक्वल्स टू b0 है, तो b0 यहाँ 0 तो सेकंड टर्म पूरी की पूरी 0, तो हमारे पास बचेगा a sin ऑफ kx, ये बचा हमारे पास वेव फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास ये वेव फंक्शन आ गया। अब हमको क्या करना है? सेकेंड वेव फंक्शन a की वैल्यू, सॉरी सेकेंड कांस्टेंट a जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जो है इसी की सेकेंड बाउंड्री कंडीशन निकालते हैं। पहले वेव फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे 0 था, अब x इज इक्वल टू a पे 0 हो जाएगा। अब a पे 0 दैट मींस कि x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a। तो हमारी जो इक्वेशन बची, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 9। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 हम 9th इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? वेव फंक्शन 0 sin x 0 इट इज इक्वल्स टू a sin ऑफ kx, x की वैल्यू a है, दिस विल बी इक्वल्स टू a। तो हम इसमें लिख सकते हैं, अब a है नीचे जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा sin ऑफ kx a इज इक्वल्स टू 0। अब kx a क्या है? इट इज द वैल्यू एंगल थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है, sin थीटा 0 कब होता है? पाई 2 पाई या 0 से स्टार्ट करते हैं, sin 0 पे 0, पाई पे 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो हम लोग लिख सकते हैं sin ऑफ kx a इज इक्वल्स टू कहाँ होता है? sin ऑफ n पाई पे होता है। अब यहाँ पर जो n जो है, where n is an integer which starts from 1 2 3 and so on, it cannot be equal to 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर सेकेंड टर्म भी 0, वेव फंक्शन x 0, अगर x 0 हो गया तो हम लोगों ने साई जो है इट इज फंक्शन ऑफ x y एंड z लिया था, वहां x 0 हो गया तो पूरी की पूरी टर्म 0, वेव फंक्शन 0 which cannot be possible क्योंकि वेव फंक्शन 0 है, दैट मींस पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट। जब पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारी जो पहली अजम्पशन थी कि जब पार्टिकल है एक 3 डायमेंशनल बॉक्स में है वही खत्म हो जाएगी, पार्टिकल ही नहीं रहेगा तो वेव फंक्शन निकालने का फायदा नहीं। तो ये जो n की वैल्यू इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट इज एन इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है किसकी वैल्यू, ये जो हमारे पास सेकंड जो है sin of kx a is equals to sin of n phi, that means these two thetas are equal, तो हम लिख सकते हैं kx a is equals to n pi। अब यहाँ पर kx की वैल्यू क्या हो जाएगी? kx will be equals to n pi by a, kx की वैल्यू आ गई। अब now substituting the value of kx in equation number 9, तो from equation number 9 we have x, the wave function x
इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू अभी हमको फाइंड करनी है, साइन ऑफ kx is n pi by a and x is equals सर ये हो गया हमारा वेव फंक्शन यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमने ये क्या किया, सिर्फ पहली इक्वेशन है, हम लोगों ने 3 इक्वेशन बनाई थी, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तीनों इक्वेशन में पहले हमारे पास एक्स की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सेकंड में y की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल एंड थर्ड की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डायरेक्टली यहां पर, क्योंकि सेम मेथड सेम प्रोसीजर, बस x y, जहां पर x है वहां y हो जाएगा, जहां y है वहां z हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें सेम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली we can find y is equals to a sin of n pi by b y, and z is equals to a sin of n pi by c z यहां हो जाएगा। अब हम लोगों के पास 3 वेव फंक्शन तो आ गए, हमारे पास kx ky kz की वैल्यू आ गई। अब बची हमारे पास कांस्टेंट a की वैल्यू, तो फॉर या बाय अप्लाइंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लोग 1 डायमेंशनल बॉक्स में अच्छे से समझ चुके हैं। यहां पर बस शॉर्ट में देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन दैट मींस जो वेव फंक्शन है इट एग्जिस्ट समवेयर in the space, that means probability of finding the particle in space is equals to 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो probability है, अब हमारे पास यहाँ पर हमारा स्पेस क्या है, अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो from 0 to a, अब probability that means psi star psi, अब psi क्या है हमारे पास x, हमारे पास x star x dx should be equals to 1। यहाँ पर x स्टार जो है वो x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, जहां पर जो है वो आयोटा वाली टर्म माइनस हो जाती है, तो यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको मॉड ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज 0 to a मॉड ऑफ x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रल ऑफ 0 to a मॉड ऑफ x स्क्वायर दैट इज a sin of kx in pi by kx नहीं आएगा, kx तो ऑलरेडी वैल्यू लिख दिया है, sin of n pi by a x dx is equals to 1। a कांस्टेंट है स्क्वायर करके बाद, so that will be equals to a square integral of 0 to a sin square n pi by a x dx is equals to 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास अंदर जो टर्म बची उस टर्म को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब उस टर्म को डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हम लोग 1 डायमेंशनल बॉक्स में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वहां पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट वहां यूज कर रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 to a हाफ ऑफ, आगे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेयर साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ये आ गया। अब यहां पर आगे dx इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां पर हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अगर मैं यहां पर फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करता हूं, अब ये स्क्वायर मेरा एज इट इज, फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करूंगा 1 को, तो दैट विल बी इक्वल्स टू x, लिमिट लगा दी 0 to a। अब मैं सेकंड टर्म पे जाता हूं। अब सेकंड टर्म जो है cos
टू थीटा, सॉरी मैंने थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, थीटा की जगह ट्वाइस ऑफ n पाई बाई a x आई, ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया था यहाँ पर, इट इज n पाई बाई a x आ गया। अब यहाँ पर cos टू थीटा का अगर इंटीग्रेट करो तो वो क्या आता है, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ n पाई बाई a x अपॉन थीटा हो जाएगा n पाई बाई a, ठीक है। अब यहां पर एंड ये जो है इसकी लिमिट 0 टू ये आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो सेकंड टर्म है वो हमारी सेकंड टर्म पूरी की पूरी वैनिश हो जाएगी। कैसे? अगर मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं x में, तो अपर लिमिट करता हूं तो ये हो जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, n पाई आ जाएगा, दैट मींस 2n पाई। अब कोई भी इंटीजर की बात करें 1 2 3 4 5 6 अप टू n, तो वहां क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। अब साइन 0 0, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पूरी की पूरी टर्म 0। अब मैं लोअर लिमिट अप्लाई करता हूं, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर। लोअर लिमिट में x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, ये पूरा का पूरा 0, साइन 0 इज 0, तो सेकंड टर्म पूरी की पूरी वैनिश हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट मींस a स्क्वायर एंड दिस इज सॉरी, यहां पर हमारे पास 2 जो है, 2 लिखना भूल गया, ये 2 यहां पर आ जाएगा, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अंदर सिर्फ x बचेगा, ऊपर a है, नेक्स्ट इज 0, a इट इज इक्वल्स टू 1, दैट मींस हमारे पास जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन a, और वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन a। यहां पर नेक्स्ट हमारा जो दूसरा कांस्टेंट था, कौन सा दूसरा कांस्टेंट a जो था, उसकी वैल्यू हमको मिल गई। b हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, b इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने a की वैल्यू निकाल दी अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन a, तो हमारे पास ये जो पहली टर्म है, ये जो वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, सो द वेव फंक्शन बिकम्स, क्या हो जाएगा वेव फंक्शन, अगर मैं इसकी ही बात करता हूं तो x इज इक्वल्स टू a जो है हमारा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन a, इट इज अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन a साइन ऑफ n पाई बाई a एंड साथ में x। ये हो गया हमारा पहला वेव फंक्शन। सिमिलरली हम लोग y के बारे में भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जो है, यहां पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है। यहाँ पर ये जो n जो है, इंटीजर्स जो है वो अलग अलग है, तो हम इसको n लिखने के बजाय हम इसको लिखते हैं, पहले वाले को कर देते हैं nx, दूसरे वाले को कर देते हैं ny एंड थर्ड वन को कर देते हैं हम लोग z, ताकि इजीली डिफरेंशिएट हो जाए x y और z के बीच में। तो हम लोगों का ये जो पहला था वो था nx पाई बाई a। सिमिलरली ये जो हमारा y है, that will be equals to under root of 2 upon b sin of n y pi by b y, and third one is z it is equals to under root of 2 upon c sin of n z pi by c z। अब ये तीनों आ गए, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज तो हमको मिल गई। अब तीनों वैल्यूज मिलने के बाद हमारा ये जो क्या है, वेव फंक्शन है, वेरिएबल सेपरेट किया था, पहला वाला x का फंक्शन, दूसरा y का फंक्शन, तीसरा z का फंक्शन, ठीक है। सो वी कैन राइट द वेव फंक्शन, सो वी कैन राइट द वेव फंक्शन, so we can write the wave function psi of x y z is equals to, हमारे पास वेव फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ y एंड फंक्शन ऑफ z, ये था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो x y z की, तो ये जाएगा, पहला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन a साइन ऑफ nx पाई बाई a x अंडर रूट ऑफ 2 upon b sin of n y pi by b
y, and the third one under root of 2 upon c sin of n z pi by c z। सिंप्लीफाई करो। अब ये तीनों सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगी और डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन ए बी सी साइन ऑफ एन एक्स पाई बाई एक्स साइन ऑफ एन वाई पाई बाई बी वाई एंड साइन ऑफ एन जेड पाई बाई सी जेड, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन साइन एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो टर्म निकली हमारी, ये जो वेव फंक्शन निकला, ये वेव फंक्शन ये क्या बताता है? इट इज द वेव फंक्शन फॉर अ फ्री पार्टिकल in a three-dimensional box. Wave function for a free particle in three-dimensional box. अब ये three-dimensional box में ये आ गया, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने वेव फंक्शन निकाल लिया। अब वेव फंक्शन के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं? एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। अब एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो as we know that हम लोगों ने पहले निकाला था, क्या किया था? के स्क्वायर, या हम लोग ऐसे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, के वाई स्क्वायर एंड के जेड स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। के स्क्वायर ऑब्वियसली हमको क्या पता है? के स्क्वायर इज के एक्स इज n pi by a, के वाई इज n pi by b and kz is nz pi by c। तो ये हो जाएगा nx pi by a होल स्क्वायर प्लस ny pi by b होल स्क्वायर प्लस nz pi by c होल स्क्वायर। ये वैल्यूज हो गई। अब इस वैल्यूज को और सिंप्लीफाई करके लिखो। या एनर्जी जो है E की वैल्यू क्या हो जाएगी? h क्रॉस स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर ऊपर अपॉन ट्वाइस ऑफ m नीचे। और अगर ध्यान से देखें तो पाई स्क्वायर तीनों में से कौन कॉमन आ जाएगा? तो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m अंदर nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ three-dimensional box whose wave function is this. So you get wave function and this is energy eigenvalue. This is the energy eigenvalue. This is the energy eigenvalue for a free particle in a three-dimensional box. ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने three-dimensional box के बारे में बात की whose dimension was A, B and C. ठीक है। अब ये जो A, B and C जो है अगर मान लो सेम है तो हम बोल सकते हैं for a cubical box हमारे पास A is equals to B is equals to C आएगा, ठीक है। जब A is equals to B is equals to C आएगा तो जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? साइन x y z will be equals to under root of 8 upon a cube sin of nx pi by a x sin of ny pi by a and sin of nz a सॉरी y रह गया and z। ये हो जाएगा वेव फंक्शन फॉर अ फ्री पार्टिकल फॉर वी आर इनसाइड अ क्यूबॉइड। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं
एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जो है वो है E, इट इज इक्वल्स टू, अब एनर्जी अगर ध्यान से देखें इट इज पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। अंदर जो बचा है हमारे पास इट इज nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इट इज nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर था यहाँ पर, बट a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c है तो हम लोगों ने उसको a रख लिया, इट इज a स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन निकाला, इट इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ma स्क्वायर, अंदर बचा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी फॉर अ फ्री पार्टिकल इन अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वेव फंक्शन या एनर्जी की बात करें तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेव फंक्शन और एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स on the integer nx, ny or nz, or these are the quantum numbers in quantum nx, ny और nz, इन तीनों क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम लोगों ने बात की कि किस तरह से वेव फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं फॉर अ क्यूबॉइड या फॉर अ क्यूब, सॉरी यहां पर हम क्यूब आ गया या क्यूबॉइड की एनर्जी की वैल्यूज आ गई। अब यहां पर nx, ny और nz की बात की। अब यहां पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास जो nx, ny, nz की वैल्यू है वो है, अगर मान लो फॉर nx इक्वल्स टू ny इक्वल्स टू nz इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये तीनों 1 हैं तो nx1, ny1, nz1 या इसको abc रख लें, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यूज हैं इसकी बात करें या क्यूब की बात करें तो इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या आएगा, एक वेव फंक्शन आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो जाएगा साई ऑफ एक्स वाई जेड, दैट इज 1 1 1। उस केस में हमारे पास अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन ए क्यूब साइन ऑफ, अब nx की वैल्यू 1 है तो दैट इज पाई एक्स बाई ए साइन ऑफ पाई वाई बाई ए एंड साइन ऑफ पाई जेड बाई ए। और यहां पर अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जो है E 1 1 1 विल बी इक्वल्स टू, एनर्जी जो है सब्स्टिट्यूट करो तो पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m a स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1, इट इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m a स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एनर्जी की वैल्यू, अब nx, ny, nz की वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 1, तो ये मिनिमम वैल्यू है nx, ny, nz के लिए। तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m a स्क्वायर, वेयर m is mass of the particle, a is dimension of the box and pi is constant, h cross is reduced time constant, तो and 3 is also a constant। तो यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू है तो इसको कई बार हम लोग दिस इज ऑल्सो रिटन एज ई नॉट, इसको 0 पॉइंट एनर्जी भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो 0 पॉइंट एनर्जी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू 2 2 2 डालता हूं तो वहां पर 2 स्क्वायर इज 4 4 एंड 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन
ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर। 3 3 3 डालता हूं तो 9 प्लस 9 प्लस 9 27 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर। इस तरह से आगे ये बढ़ता जाता है। ठीक है, अब अगर मैं कॉम्बिनेशन चेंज करता हूं, अब कॉम्बिनेशन चेंज करता हूं तो अगर मान लो nx की वैल्यू 1, ny की वैल्यू 1, nz की वैल्यू 2, तो 1 plus 1 plus 4 that means 6 टाइम्स ऑफ। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर nx is equals to 1, ny is equals to 1 and nz is equals to 2, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 1 या 2 1 and 1। तीन कॉम्बिनेशन है मेरे पास nx ny nz के, या मैं ऐसे लिख सकता हूं फॉर nx ny and nz it is equals to 1 1 2 या 1 2 1 या 2 1 1। अगर मैं तीनों केस के बारे में बात करूं तो हमारे पास जो एनर्जी है that will be equals to pi square h cos square upon twice of m a square। पहले केस में अंदर अगर लिखेंगे तो 1 plus 1 plus 4 that will be equals to 6, 1 plus 4 plus 1 6, 4 plus 1 plus 1 that will be equals to 6। तो यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, that will be equals to 6 pi square h cross square upon twice of m a square। ठीक है, या अगर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर है या थ्राइस ऑफ ले तो दैट विल बी इक्वल्स टू द मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग। अब यहां पर एक और टर्म आ जाती है डीजेनरेसी। अब हम लोग यहां पर डीजेनरेसी को डिफाइन करेंगे कि यहां पर अगर हमने यहां पर हम लोगों ने ये देखा दो चीजें देखी। पहले केस में हम लोगों ने nx ny nz की वैल्यू 1 निकाली। अब तीनों की वैल्यू 1 थी, तो तीनों की वैल्यू 1 होने के बाद अगर मैं nx में 1 डालता हूं, ny में 1 डालता हूं, nz में 1 डालता हूं, तो अगर इनको मैं अगर शिफ्ट भी करता हूं, रोटेट भी करता हूं, तो मेरे पास वेव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा और कोई वेव फंक्शन नहीं आएगा। तो यहां पर 1 1 1 1 इट विल बी इक्वल्स टू वेव फंक्शन एज इट इज। अगर मैं एनर्जी की वैल्यू डालूं तो यहां पर अगर nx ny nz रीशफल भी करता हूं तो तीनों की वैल्यू 1 ही है, तो अल्टीमेटली मेरे पास एनर्जी की वैल्यू थ्राइस ऑफ पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ma स्क्वायर ही आएगी। सिमिलरली EF222 के लिए भी सेम आएगा, EF333 के लिए भी सेम आएगा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर जो है वी हैव ओनली वन वेव फंक्शन एंड वी हैव ओनली वन energy value. We have only one wave function with only one energy value. This is non-degenerate state. Non-degenerate state. That means we have only one wave function for a सिंगल एनर्जी वैल्यू। ठीक है, अब नॉन डीजेनरेट है। अगर मैं डीजेनरेसी की बात करता हूं तो डीजेनरेसी हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल दिया देखा। अब सेकंड एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन आ रहे थे nx ny nz के, तो 1 1 2 1 2 1 एंड 2 1 1। इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैं एनर्जी की वैल्यू देखूं तो एनर्जी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ma आ रहा है तीनों कॉम्बिनेशन के लिए। बट अगर मैं वेव फंक्शन की बात करूं तो वेव फंक्शन मेरे पास कितने आएंगे? 3 वेव फंक्शन आएंगे। वी विल हैव 3 वेव फंक्शन फॉर these 3 combinations but single energy value, that is 6 pi square h cross square upon twice of ma square। अब 3 वेव फंक्शन कैसे? यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर 2 pi by a and 2 z by a पहला। दूसरे में पहले में 1 1 2 था, दूसरे में 1 2 1 आ गया, तीसरे में 2 1 1। तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो वी हैव 3 वेव फंक्शन फॉर अ सिंगल एनर्जी वैल्यू।
this combination here, this state is known as degenerate state. That means degeneracy exists. तो ये डिजेनरेट स्टेट हो गया. अब नॉन डिजेनरेट की बात करूं तो नॉन डिजेनरेट, दैट मीन्स कि we have say short Milgro, different wave functions for a single energy value. Here this is known as this is degenerate state. ठीक है. तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोई भी एक पार्टिकल जो है 3 डायमेंशनल बॉक्स में हो तो उसका वेव फंक्शन क्या होता है, उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है. ये तीनों के तीनों nx, ny, nz है. इन तीनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए किस तरह से अलग अलग एनर्जी की वैल्यू आती है. और अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी प्लॉट करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम भी एग्जैक्टली इसी तरह से आएगा कि यहाँ पर हमारे पास नीचे जो है 0 आएगा, एनर्जी हमारे पास E0 आ जाएगी, फिर E1 आएगा, फिर E2 आएगा, फिर E3 आएगा एंड सो ऑन. इस तरह से बढ़ता जाएगा. क्यों? क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी एंड वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे. तो E0 की जो वैल्यू है, E0 की वैल्यू अलग आ जाएगी, E1 की वैल्यू अलग आएगी, E2 की वैल्यू अलग आएगी, E3 की वैल्यू, एंड इस तरह से वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है. तो आज के लिए इतना है. थैंक यू.